परिभाषित हो, लेकिन चाइना नहीं चाहता है, क्योंकि जब एलएसी होगा तो उसमें विवाद पैदा करना उतना आसान हो जाता है, और वो विवाद पैदा करके आपके यहाँ कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो है उन पर वो प्रभाव डालती हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं तवांग में, ये यूं ही नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया मिसाइल टेस्ट करने वाला था, क्योंकि एक्सरसाइज होने वाला था, क्योंकि इस पे बहस होने वाली थी कि किस तरीके से चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। उन्होंने चीन को कह के ये एक्शंस उन्होंने करवाया। अगर आपको ये बहुत गलत बात लग रही हो तो कृपया आप बता दीजिए कि 2008 में सोनिया गांधी के मौजूदगी में शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट था, उसके मौजूदगी में ये कैसे हुआ? उन्होंने एक गुप्त एमओयू साइन किया, और किसके साथ? वो एमओयू जो वहां का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उसका एक वो है आईएलडी, इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट, जैसे सीआईए है, हमारे यहाँ रॉ है और तमाम खुफिया एजेंसी हैं, उसी तरीके से वहां पे आईएलडी है। आईएलडी का काम ही है कि अपने टारगेट कंट्रीज में, पहले ये कम्युनिस्ट रेजिम्स जहां जाते उनसे वो रखता था पार्टी से, अब ये कोई 600 पार्टियां या संगठनों से इनका ताल्लुकात है, खरीद फरोख्त करते हैं, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं कि हम शायद आईएलडी हमको मदद करे कि हम पावर में दोबारा आ सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो 2017 में ये चोर की तरह राहुल गांधी क्यों जाता? जब डोकलाम का जब युद्ध चल रहा है, जब वो मुठभेड़ चली थी, तनाव था जिसको, तो ये चोर की तरह छुप छुप के क्यों गया? आज तक हमारे माननीय जज साहब ने भी कभी नहीं पूछा, केवल इतना कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है, और साहब अगर हम लोग जाएं, अगर इस तरह से छुपते हुए, हम तो तिहाड़ जेल में होंगे। 2018 में इसको शिव भक्ति आ गई, इसने कहा कैलाश मानसरोवर जाएंगे, वहां पर चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम उसको वहां रिसीव करना चाहते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। 2018 में, ये सब 2018 में हो रहा है। ये शख्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैंने अपनी किताब में लिखी हुई है जो पुष्पेंद्र जी के पास है, नो द एंटी नेशनल्स। 2018 में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जाता है और एम्प्लॉइज को बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दो ही देश हैं दुनिया में जो कि चीन का मुकाबला कर सकते हैं, एक है भारत और दूसरा है चीन, और वो भी आप लोग के कर। अब आप किसी वहां के एम्प्लॉय को ये कह रहे हो हम अमेरिका से हमारा कोई, आखिर हमारे संबंध क्यों मतलब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों है? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो हम कहां जाएं? अगर चाइना श्रीलंका में, जिबूटी में, कहा अगर इंडियन ओशन में वो करे तो हम किसके साथ हम पार्टनरशिप करें? तो ये आदमी अपना एजेंडा लेके, प्रो चाइना एजेंडा लेके वो एचएल जाता है। ये आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको याद होगा जब 2016 की बात कर रहा हूं, ये उनके समर्थन में वहां गया। और फिर भी अगर आप लोग को किसी को शक है कि ये पूरा परिवार चाइनीज का एजेंट नहीं है हिंदुस्तान में, तो और क्या है? और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पीएलए गैंग है, आज से नहीं, आजादी के बाद से। जब 62 की लड़ाई हुई तो बंगाल में कई कम्युनिस्ट नेता थे, ये ज्योति बासु जैसे, जिन्होंने इतना लंबा शासन किया, वो माला अर्पण करने के लिए वो तैयार थे चाइनीज को।
और आप देखेंगे कि जब भी किसी देश को न्यूक्लियर क्षमता आ जाती है, वो फिर इस तरह के हरकतें शुरू कर देता है, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। चाइना ने 1966 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, 67 में नक्सलवाड़ी मूवमेंट शुरू हो गया। ये जितने ये कानू सन्याल वगैरह ये लीडर थे, वो कहते थे कि बंगाली में कि चाइना चेयरमैन आमोर चेयरमैन, ठीक है। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सोनिया गांधी के पिताजी एक बहुत घोर कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने बहुत अंडरग्राउंड, मतलब ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन के इनको रशिया में, ये सार्जेंट थे मुसोलिनी के आर्मी के, और इनको वहां पे युद्धबंदी बनाया गया था। फिर वो सोवियत्स क्या करते थे कि उनको वो इंडोक्ट्रिनेट करते थे। ये इतना जल्दी सीख गया, इंडोक्ट्रिनेट हो गया कि इसको जल्दी जल्दी भेजा 2-3 साल में ही, और कहा कि तू अंडरग्राउंड मूवमेंट चला। अब देवियों और सज्जनों, तीन चीजें हैं हमारे हिंदुस्तान पे चोट पहुंचा रही है, आंतरिक चोट। वो है माओवाद, चर्च और जिहाद। और आप देखेंगे माओवाद कहां से पहले प्रेरित था? चीन से। अब तमाम पश्चिमी देश भी ये करने लगे कि हम भी जब भी टेलीविजन पे जाते हैं तो कम से कम 2 दर्जन मुसलमान जो वहां पे टेलीविजन पे मेरे साथ, उनसे मैंने ये सवाल पूछा है कि क्या आप चीन की भर्त्सना करते हैं? जिस तरीके से वो उइघुर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, दाढ़ी रखना बैन, बुर्का पहनना बैन, सब पर प्रतिबंध, मोहम्मद नाम रखने पर प्रतिबंध, सब कुछ। एक नहीं बोलता है चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये जिहाद और माओवाद का ये गठजोड़ है, और उस गठजोड़ का हिस्सा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तभी वह टुकड़े टुकड़े गैंग पे जाता है। और यही नहीं, सोनिया गांधी का जो चर्च से और इनकी घुसपैठ, केवल ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, अरे जुडिशियरी में इनकी बहुत बड़ी घुसपैठ है, बहुत बड़ी। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक जितने छटे हुए एंटी नेशनल्स हैं, देश के दुश्मन हैं, उस सबको आप देखोगे इस मौसम में बेल मिल रहा है। वो नौलखा, तो वो बरबरा राव, जितने, मतलब ऐसे लग रहा है कि लाओ सब पेंटिंग को एक थोक के भाव लाओ हमको। यहां सबको मैं ये कर रहा हूं। ये आपको मालूम है कि एक व्यक्ति जिसका नाम था वीके कृष्ण अय्यर, वो वीके कृष्ण अय्यर 1959 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला में, उसमें वो मंत्री था, घोर कम्युनिस्ट। दुनिया में सबसे पहले कोई चुनाव के जरिए कोई सरकार, अगर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, वो केरला में थी। मैडम गांधी, मिसेस गांधी को उस समय उनके पिताजी ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर ये वीके कृष्ण अय्यर जो था, इसने प्रैक्टिस कोर्ट में शुरू कर दिया, हाई कोर्ट का जज बन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया। अब आप किसी वकील से बात करो, वो बोलेगा अरे कृष्णा अय्यर क्या अंग्रेजी बोलता था, उसकी एक कुछ अंग्रेजी तो बाएं कान के ऊपर से, दूसरी अंग्रेजी दाहिने कान के ऊपर से, बाकी अंग्रेजी ऊपर से। ये इस तरह से उसको पूछते हैं। तो जुडिशियरी में इनका बहुत डीप इन्फिल्ट्रेशन, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज से करीब 10-15 साल पहले मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जितने माओवादियों को हम पकड़ते हैं, जितने माओवादियों को पकड़ते हैं, उनको आपने पकड़ा नहीं कि दिल्ली से एक वकील हवाई जहाज पकड़, फ्लाइट पकड़ के आ जाता है उनके बचाव के लिए। कहां से पैसे आते हैं इनको?
चर्च का